सुप्रभातम बच्चों। आज का विषय है बाजार में एक कमीज। आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र का नाम है कपास का पौधा। इस चित्र में 6 पॉइंट दिए गए हैं। पहले पॉइंट में लिखा है कुरनूल, जो कि आंध्र प्रदेश में है, कि कपास मंडी में व्यापारी कपास बेचता है। जीनिंग मिलें कपास खरीद लेती हैं। जीनिंग मिलें कपास से बीज हटाती हैं और दबाकर कपास के गट्ठर बनाती है। 4 सूत कातने की मिलें कपास के गट्ठर खरीद लेती हैं। 5 सूत कातने की मिलें कपास से तागा बनाती हैं। 6 सूत कातने की मिलें व्यापारियों को धागा बेच देती हैं। यानी कि कपास का जो पौधा है, किस तरह उसका इस्तेमाल होता है और कैसे उसको अच्छी तरह से तागे के रूप में तैयार किया जाता है। कुरनूल में कपास उगाने वाला एक किसान। कुरनूल, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य का एक गांव है, वहाँ का एक छोटा किसान है। अपने छोटे से खेत में कपास उगाता है। कपास के पौधों पर आए डोडे पक रहे हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं। इसीलिए स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त है। स्वप्ना यानी कि उस किसान का नाम है। डोडे जिनमें रुई भरी है एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं। इसीलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है। यानी कि कपास का जो पौधा होता है, कपास के पौधे से रुई को कैसे अलग किया जाता है, उसको अलग करने में काफ़ी समय लग जाता है। रुई एकत्र हो जाने के बाद स्वप्ना उसे अपने पति के साथ कुरनूल के कपास बाजार में न ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। क्यों ले जाती है? स्थानीय व्यापारी उस रुई का दाम बाजार के दाम से थोड़ा सा अधिक दे देता है। फसल की बोनी होता है बोने से पहले शुरू करने के समय स्वप्ना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के बहुत ऊंची ब्याज दर पर 2500 रुपये कर्ज पर लिए थे। उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था कि उसने स्वप्ना से वादा करवा लिया था कि वह अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी। रुई एकत्र हो जाने के बाद स्वप्ना ने अपने पति के साथ रुई को बाजार में न ले जाकर उस व्यापारी के पास जाकर बेचा, जिस व्यापारी से स्वप्ना ने बीज, खाद, कीटनाशक, दवाई ऊंची दरों पर व्यापारी से खरीदी थी। स्वप्ना ने अपनी सारी रुई उस व्यापारी को बेच दी, क्योंकि उसने व्यापारी को अपनी सारी रुई बेचने का वादा किया था। इसके बाद है इरोड का कपड़ा बाजार। इरोड, जो कि तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। यानी कि तमिलनाडु में जो कपड़ा बाजार लगता है वह संसार के बाजारों में से एक माना जाता है। इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांव, जो इरोड के आसपास के गांव लगते हैं, उसके जो छोटे छोटे बुनकर होते हैं वो भी अपने कपड़े को लाकर, यानी कि तैयार कपड़े को लाकर उस बाज़ार में बेचते हैं। बाज़ार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिण भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाज़ार में कपड़ा खरीदने आते हैं। बाज़ार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। वे सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना है। यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि वो बुनकर भी आते हैं जो
व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार, व्यापारियों के आदेश के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। ये व्यापारी देश और विदेश के, भारत और अन्य देशों के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा भी उपलब्ध कराते हैं। इसके बाद है एक चित्र दिखाया गया है, कपड़ा बुनने वाले व्यापारी। किस तरह कपड़ा बुनने वाले बुनकर होते हैं और अपने कपड़े को बुनने के बाद तैयार माल को किस तरह वो बाज़ार में लाकर बेचते हैं। बुनकर सहकारी संस्थाएं। अक्सर जो बुनकर होते हैं वो सहकारी जो संस्था होती है उनसे पैसा लेकर, जो बुनकर सहकारी संस्थाएं। दादन अवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। एक सहकारी संस्था में वे लोग जिनके हित समान है इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकरों को सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर, एक छोटा सा ग्रुप बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और उसे बुनकरों में बांट देते हैं। सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी करती है, बेचने का काम भी करती है, सूत बेचने का काम भी करती है। इस तरह व्यापारी भी भूमिका समाप्त हो जाती है, जो व्यापारी की भूमिका होती है वह भी समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़े का उचित मूल्य प्राप्त होता है। जो कपड़ा बुनने वाले बुनकर होते हैं उनको कपड़े का उचित मूल्य भी प्राप्त हो जाता है। कभी कभी सरकार उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीदकर उनकी मदद भी करती है। जैसे कि तमिलनाडु में सरकार स्कूल में निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है। गणवेश यानी कि यूनिफॉर्म वर्दी योजना चलाती है सरकार। इसके लिए पावर लूम बुनकरों की सहकारी संस्था से कपड़ा लेती है। इस प्रकार सरकार हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीदकर को ऑप्टेक्स नामक दुकानों के माध्यम से बेचती है। यानी कि सहकारी संस्था भी उन बुनकरों को मदद करती है जो छोटे से समूह में काम करते हैं। इसके बाद है एक गारमेंट फैक्ट्री में महिला मजदूर बटन टाँक रही है। यानी कि जो चित्र आपको दिखाया गया है वो एक फैक्ट्री का है जहाँ पर मजदूर महिला बटन टाँक रही है। मजदूरों का भुगतान उसका जो विवरण है इस प्रकार से है। दर्जी 3000 रुपये प्रति माह। इस्त्री करना यानी कि प्रेस करना 1 रुपये 50 पैसे प्रति पीस। जांच करना ऑब्जर्वेशन 2000 रुपये प्रति माह। धागे काटना व बटन लगाना 1500 रुपये प्रति माह। यानी कि ये मज़दूरों का वेतन है जो उनको हर माह उनके काम के बदले में मिलता रहा है। बाजार में लाभ कमाने वाले कौन हैं? बाजारों की एक श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। आइए फिर से याद करें वे कौन कौन से लोग थे जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में शामिल थे। क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ है या लाभ की मात्रा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रही? कुछ लोगों ने बाजार में लाभ कमाया जबकि कुछ को खरीदने बेचने से कुछ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम मेहनत करने के बाद भी उन्हें बहुत कम आय हुई। क्या आप इस तालिका में उनको दर्शा सकते हैं? इसका मतलब कहने का है कि बुनकर, रुई बेचने वाले और कपड़ा तैयार करने वाले महिला मजदूर जिन्होंने फैक्ट्रियों में काम किया, ऐसे कितने वो लोग हैं जिनको
बाजार में लाभ कमाने से, यानी कि बाजार में अपना कपड़ा तैयार करके बेचने से लाभ हुआ है। रेडीमेड गारमेंट दुकान, फैक्ट्रियों से तैयार माल होने के बाद फिर वो तैयार माल बड़े बड़े शोरूम में, रेडीमेड गारमेंट की दुकानों में आ जाता है और ये सभी तैयार माल उन व्यापारियों को मिलता है जो अपना माल ऑर्डर पर तैयार करते हैं। धन्यवाद। हम सबका दिन मंगलमय हो।